नमस्कार। इन दिनों जहाँ भी चुनावी राज्यों में मैं जाता हूँ, जहाँ भी चुनाव होता है, एक गाना अक्सर से बीजेपी के जो प्रचार रथ होता है उस पर सुनाई देता है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी को पूरा श्रेय दिया जाता है और श्री राम जन्मभूमि आंदोलन और श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तैयारी कर रही है, उससे ये साफ है कि 2024 में उसका सबसे बड़ा एजेंडा, सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे ज़्यादा तैयारी श्री राम जन्मभूमि को राजनीतिक तौर पर भुनाने की है, राजनीतिक तौर पर उसका फल लेने की है। वैसे भी श्री राम जन्मभूमि आंदोलन या अयोध्या आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से इस देश में स्थापित करने में सबसे बड़ा रोल निभाया है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि भारतीय जनता पार्टी इस अयोध्या आंदोलन से या श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन से कब जुड़ी, कैसे जुड़ी, वो हालात क्या थे और किस तरीके से बीजेपी ने ये फैसला किया कि श्री राम जन्मभूमि या अयोध्या आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा बनाएगी, अपना मुद्दा बनाएगी। तो शायद आपको इसके बारे में कुछ रोचक और किस्से कहानियां मैं सुनाऊं तो आपको बड़ा आनंद भी आएगा और नई नई तरह की जानकारियां आपको पता भी चलेंगी। वैसे तो इतिहास में छिटपुट तौर पर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको वो सारा घटनाक्रम पता चले कि देश में जो आज की राजनीति है, देश में जो आज माहौल है, अगर आज एक तरफ जातिगत जनगणना की बात कही जा रही है, अगर आज एक तरफ ओबीसीज की बात कही जा रही है, तो ऐसा क्यों है? और दूसरी तरफ सनातन धर्म की बात की जा रही है, अयोध्या की बात की जा रही है, श्री राम आप पधार रहे हैं उसको इस तरीके से पेश किया जा रहा है। तो इन सारी घटनाओं के पीछे वो अतीत में ऐसी कौन सी घटनाएं घटी जिससे कि आज का हमारे देश का राजनीतिक परिदृश्य इस तरीके का हो गया है। तो मैं आपको बताता हूं कि आज़ादी के 40 सालों तक, तकरीबन 40 सालों तक, यानी 1985-86 तक सब मामला अलग था, लेकिन 86 से लेकर 90 तक, या आप कहिए 86-87 से लेकर 1990-91 के 4 वर्षों में 3 बड़ी घटनाओं ने देश की राजनीति को पूरा बदल कर रख दिया। और जो कुछ भी आज आप देख रहे हैं वो उन्हीं 3 घटनाओं की वजह से हुआ। वही 3 फैसले, वही 3 घटनाएं ऐसी हैं जिससे देश की राजनीति आज जिस मुहाने पर खड़ी है उसके लिए सिर्फ 3 फैसले, 3 घटनाएं वो इन 4 वर्षों में जो घटी हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। एक एक करके तीनों मैं बताऊंगा तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि बीजेपी ने अयोध्या आंदोलन को या श्री राम जन्मभूमि को अपना एजेंडा कब बनाया, कैसे बनाया, उस वक्त की राजनीतिक परिस्थितियां क्या थीं, किसकी काट के लिए बनाया, जो आज उसको इतनी मजबूती पर और इतनी ऊंचाई पर ले जाने में कामयाब हुआ। तो सबसे पहला केस शाहबानो प्रकरण। शाहबानो केस आपको मालूम है कि मुंबई में, महाराष्ट्र में एक मुस्लिम महिला शाहबानो ने अपने पति अहमद खान के खिलाफ 1978 में एक मुकदमा दायर किया। उस वक्त शाहबानो की उम्र 62 साल थी और उनका वैवाहिक जीवन 30 साल के करीब अपने पति के साथ हो चुका था और इस बीच उन दोनों के 5 बच्चे थे। शाहबानो ने अदालत में यह मुकदमा दायर किया कि उनको सीआरपीसी के तहत उन्होंने मुकदमा दर्ज किया कि उनको अपने रख रखाव के लिए, गुजारा भत्ते के लिए अदालत उनको निर्देश दे। उनके पति मोहम्मद खान ने अदालत में अपना बचाव पेश करते हुए कहा कि वो सिर्फ इद्दत की अवधि तक उनका गुजारा भत्ता देने के लिए बाउंड है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसी बात की तस्दीक करता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही उनके ऊपर लागू होता है, इसलिए वो इद्दत की अवधि तक ही उनके अपनी पत्नी और बच्चों को गुजारा भत्ता देंगे। इद्दत की अवधि आप जानते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ मतलब वो अवधि है जिसमें या तो पति मर जाए या दूसरी शादी करने तक की जो अवधि है वह बस वही है। ये मामला लंबा खिंचा और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने 85 में
1985 में सुप्रीम कोर्ट ने, आज के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इन्हीं के पिता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस वक्त थे, और उन्होंने ये फैसला दिया कि नहीं, शाहबानों को सीआरपीसी के तहत गुजारा भत्ता उनके पति को देना होगा। इसके बाद पूरे मुस्लिम समुदाय में एक अजीब तरह की बात आ गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ ये फैसला था। पूरे मुस्लिम समाज में एक बात की जाने लगी कि हमारे धर्म में उल्लंघन है और ये है वो है। उस वक्त जो राजीव गांधी के करीबी कांग्रेस नेता थे, उनमें कुछ लोग उनको राय दे रहे थे कि इसमें आपको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी ज़्यादा उनकी चली जिन लोगों ने ये राय दिया कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बदलने के लिए राजीव गांधी को संसद में विधेयक लाना चाहिए, और यही काम उन्होंने किया, विधेयक लाने का काम किया। और इसके बाद बताते हैं जब वो काम उन्होंने, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा, उस वक्त ऐसी कहानी है सोनिया गांधी भी उनसे बहुत नाराज हुई थी, क्योंकि महिलाओं को वो अधिकार देने की जो बात थी, जो तलाक देने की बात थी, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सीआरपीसी से ऊपर है, या महिलाओं, देश में मुसलमानों के लिए अलग कानून है, हिंदुओं के लिए अलग कानून है, उन पर सीआरपीसी क्यों नहीं लागू होगा। देश की बहुसंख्यक जनता के दिमाग में ये सवाल उठने लगा। मुसलमानों को ऐसा लगने लगा कि वो इतने ताकतवर इस देश में हो गए हैं कि वो अपनी बात से एक सत्ताधारी दल, जिसको 415 सीटें 1984 में मिली थी, आपको मालूम है, उस प्रचंड बहुमत के सामने भी दबाव बनाया जा सकता है, ये माइनॉरिटी के दिमाग में आ गया। और मेजॉरिटी के दिमाग में ये आया कि ये जो है दो तरह की बातें की जा रही है। राजीव गांधी के करीबी लोगों ने उनको तुरंत राय दी, और उस वक्त जो अयोध्या का और श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन था, वो धार्मिक नेताओं के हाथ में था, वो पुजारियों के हाथ में था, संतों के हाथ में था, विश्व हिंदू परिषद के लोग भी कुछ कुछ थे, लेकिन उस तरीके से नहीं था। तो राजीव गांधी के करीबी लोगों ने उनको राय दी कि अयोध्या में ताला खुलवाना चाहिए। अभी एक लखनऊ में एक धर्म संसद जैसी एक कोई सभा थी, उसमें ये बात 1986 की है, शाहबानो प्रकरण के बाद की। उस समय जनवरी का महीना रखा गया था, और जनवरी में ये कहा गया कि महाशिवरात्रि तक अगर फैसला नहीं हुआ ताला खोलने का, वहाँ पर ताला बंद था, नेहरू जी के ज़माने से एक ही पुजारी को अंदर जाने की इजाज़त थी, लेकिन जब जनवरी में कहा गया कि शिवरात्रि के पहले, धार्मिक संतों ने अपना फैसला सुनाया कि शिवरात्रि के पहले ताला खोला जाएगा, खोलने की दिया। उसी समय कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी थी, राज्य में भी केंद्र की सरकार थी। कांग्रेसी सरकारों ने तुरंत से फैसला किया और फैजाबाद की जिला अदालत में जाकर के खुद से ही प्रार्थना पत्र जारी किया, प्रार्थना पत्र लगाया कि अदालत का वो विवादित ढांचे या राम मंदिर का ताला खोलने की इजाजत उन्हें दी जाए। 2 दिन के अंदर इजाजत मिल गई और ताला खोल दिया गया। राजीव गांधी केंद्र में उनकी सरकार, प्रधानमंत्री नारायण दत्त तिवारी उधर मुख्यमंत्री। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो 1949 से ताला बंद था उस ताले को खुलवाने का काम किया। क्यों? क्योंकि मुस्लिमों को शाहबानो केस में उनको अपीज करने के बाद बहुसंख्यक नाराज हो गए हैं, बहुसंख्यकों में इसका अंदेशा गलत गया है, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए ताला खोलने का काम किया 1986। ताला खोल, इससे कांग्रेस के लोगों को लगा कि वो बहुत हद तक न्यूट्रलाइज कर ले गए मामले को। फिर ये मामला सीधे चलते 1989 तक पहुंचता है, और 89 में फिर 89 में साधु संत और सारे लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ एक नेता इस आंदोलन में शामिल रहते थे, विनय कटियार, विजया राजे सिंधिया, उनको समर्थन था, लेकिन बतौर पार्टी ये पार्टी ने ये फैसला नहीं किया था कि बीजेपी ने अपने एजेंडे में नहीं लिया था कि वो जो है इस तरह का कोई काम करेंगे। नवंबर 1989 में चुनाव होना था, देश में बोफोर्स घोटाले का जिक्र हो चुका था, माहौल राजीव गांधी के खिलाफ बनने लगा था, लेकिन राजीव गांधी ने सितंबर महीने के पहले ही शिलान्यास की, इसके बाद फिर शिलान्यास की बात हुई थी, तो शिलान्यास भी राजीव गांधी की सरकार में ही
विवादित स्थल के बगल में जब कार सेवा करने की बात हुई, शिला पूजन की बात हुई, उससे पहले ही राजीव गांधी ने वहां पर शिलान्यास, वहां कांग्रेस की भी सरकार थी तो अयोध्या में शिलान्यास कराने की भी बात कर दी। इतना ही नहीं, 1986 में हिंदू जनमानस में अपनी 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 प्रवृत्ति या हिंदुत्व की भावना के लिए राजीव गांधी ने सीरियल, रामायण सीरियल भी बनाने का एक आइडिया उनको दिया गया और रामायण सीरियल भी 87 में शुरू करा दिया गया। देश में पूरा राममय माहौल बनाया गया और वो राममय माहौल कांग्रेस पार्टी ने बनाया। रामायण सीरियल बनवाया, उसे चलवाया, वहां ताला खुलवाया। तो अयोध्या में ताला खुलवाने का काम भी प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी ने किया। अयोध्या में विवादित स्थल पर शिलान्यास कराने का, विवादित स्थल जो विवाद तो बहुत कम 2.5 एकड़ पर था, तो वो जो वहां शिलान्यास कराने की भी जो मंजूरी थी, जो अयोध्या में शिलान्यास हुआ वो भी राजीव गांधी ने किया। और जो रामायण सीरियल का टेलीकास्ट हुआ दूरदर्शन पर, वो भी राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ। और पूरा जोर हिंदू मतों को अपनी तरफ ले आने के लिए और शाहबानों के इफेक्ट से राजीव गांधी की जो इमेज उनकी सरकार की प्रो मुस्लिम बनी थी, उसको प्रो हिंदू बनाने के लिए उनकी तरफ से पुरजोर कोशिश की गई। आज जब आप अयोध्या के कवरेज देखेंगे 15 से 22 तारीख तक प्राण प्रतिष्ठा का, और अभी आप देख ही रहे हैं पूरा चैनल उसको दिखाई रहे हैं और दिखाएंगे भी, ये ऐसा अवसर भी है कि उसे दिखाया जाना भी चाहिए, बहुत बड़ा अवसर भी है। लेकिन आपको पता है कि 1986 में जब ताला खोला गया था अयोध्या में, अदालत से जाके, यूपी गवर्नमेंट ने ही जा करके कहा था कि ताला खोला जाए, और जब ऑर्डर मिला ताला खोला गया, तो वहां पर जो भक्तों के बीच में खुशियां हैं, ताला खोलने के बाद अयोध्या में माहौल है, उस सब का दूरदर्शन पर खूब जोरदार, उस जमाने में जितनी भी रीच थी दूरदर्शन पर, वो अयोध्या का हर्षोल्लास को खूब दिखाया गया। आज आपको मेरी बातें सुनकर यकीन नहीं हो रहा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या और राम मंदिर और राम, जय श्री राम से अपने आप को जोड़ करके कितना वहां पर कोशिश की 2-3 सालों तक। और एक बात मैं आपको यह भी बता दूं कि राजीव गांधी ने 1989 का, यानी 84 में तो इंदिरा जी थी और उनका बीच में निधन हो गया था, लेकिन अपना पहला चुनाव प्रधानमंत्री के तौर पर जो लड़ने का उन्होंने शुरुआत की 1989 में, वो चुनाव प्रचार के अभियान का श्री गणेश भी उन्होंने अयोध्या से किया था और देश की जनता से वायदा किया था कि वो राम राज्य लेकर आएंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में 87 से लेकर 86, 87 से लेकर 89 तक जो कुछ भी राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी कर रही थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई स्पेस, कोई जगह ऐसी नहीं थी कि वो राम मंदिर को अपने एजेंडे में ला सके। तो फिर ऐसा क्या हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, और दूसरी तरफ वीपी सिंह की सरकार थी। तो मैंने शाह बानो आपको एक केस बताया, दूसरा अयोध्या का मामला ऐसा हुआ कि वीपी सिंह की सरकार थी। वीपी सिंह एक अजीब तरह की शख्सियत थे। वो, उनके बारे में कहते हैं कि सार्वजनिक तौर पर वो कुछ, व्यक्तिगत तौर पर कुछ। एक किताब में मैंने पढ़ा, उनका हवाला दिया गया है कि जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो एक निजी बातचीत में लोगों के साथ उनसे लोगों ने कहा मंदिर मस्जिद विवाद के, उन्होंने कहा मैं इसको सॉल्व करता हूँ, लेकिन वहाँ मस्जिद है कहाँ, और वहाँ तो हिंदू पूजा कर ही रहे हैं, पूजा हो ही रही है, वो जो गुंबद है वो एक झटके में गिर ही जाएगा, जर्जर है ही। मतलब उनका इस तरह का अप्रोच था। हालांकि उन्होंने अपनी कोशिशें की और उन्हें मालूम था कि इसका श्रेय कांग्रेस को जा सकता है या बीजेपी जा सकती, तो उसमें उन्होंने रास्ता निकाला था। उन्होंने रास्ता ये निकाला था कि इसमें राजनीतिक कोई पार्टियां, उनकी कोशिश ये थी, उनका दिमाग ये था कि राजनीतिक दल इसका कोई फायदा ना उठा सके, इसलिए उन्होंने तमाम कांची कामकोटी के, उडुपी के स्वामी कृष्णकांत जी को, इन लोगों को गैर उस तरह के राजनीतिक लोगों को लगा करके मामले को सुलझाने की कोशिश की थी। उन्होंने बीच 4 महीने के लिए उनको मौका, विश्व हिंदू परिषद ने शुरू में 4 महीने का वक्त उन्होंने मांगा था एक बैठक में, तो वो 4 महीना बीत गया, उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके बाद कार सेवा का ऐलान हुआ। यह हुआ कि 1990 में जब मामला बना
तो उसके लिए कार सेवा का ऐलान हुआ 30 अक्टूबर को। 1990 की घटना मैं आपको बता रहा हूँ। 30 अक्टूबर को कार सेवा का रामचंद्र परमहंस और बड़े बड़े लोगों ने कहा कि अब बहुत हो चुका, अब हम कार सेवा की तैयारी करेंगे। उसी के पहले 1989 में 89 में जो पालमपुर अधिवेशन हुआ भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल प्रदेश में, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को समर्थन देने का प्रस्ताव पेश किया और वो पास भी हुआ। तो यानी 89 में इससे अयोध्या को अयोध्या आंदोलन को समर्थन देने की बात कही गई और उसमें आगे बढ़ने की बात कही गई। लेकिन इसमें मोड़ तब आया जब वीपी सिंह की सरकार 1989 नवंबर में बनने के बाद उनको जनवरी के महीने में 4 महीने का वक्त दिया। उन्होंने कहा 4 महीने में इसका कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। जब समाधान निकालने में वो कामयाब नहीं हुए, वो समय सीमा आगे बढ़ गई। उसके बाद कार सेवा का 30 अक्टूबर को कार सेवा का दिन रखा गया। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नहीं, वो जो श्री राम जन्मभूमि न्यास और दूसरे जो धार्मिक संगठन थे, उन्होंने, विश्व हिंदू परिषद ने, उन लोगों ने भी ये तय किया। लेकिन जिस तरह का देश में माहौल बनने लगा था, इसी बीच अगस्त 1990 में एक और बड़ी घटना घटी। विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि कहा यह जाता है कि ये एक तरफ तो धर्म की राजनीति के बढ़ता हुआ संकेत देखते हुए कि धर्म की राजनीति अब आगे आएगी, और दूसरी तरफ उन्हें चिढ़ कहते हैं कि ब्राह्मणवाद से भी थी, उन्होंने इसका तरीका निकाला। और उनकी सरकार अंतर्विरोधों में भी थी, देवीलाल से भी उनकी पटरी नहीं बैठ रही थी। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के तरीके के लिए उन्होंने देवीलाल को जिम्मेदारी दी थी। देवीलाल टालमटोल कर रहे थे। देवीलाल हरियाणा की राजनीति में अपने आप को, अपने बेटे को स्थापित करने के लिए जो चीज़ें कर रहे थे, उससे भी वीपी सिंह से उनका 36 का आंकड़ा हो गया था। देवीलाल का चंद्रशेखर को समर्थन था, तो वो अंतर्विरोध भी जनता दल में था। ये सब को देखते हुए वीपी सिंह ने मौका ताड़ते हुए कि इन सबकी तोड़ ये है कि अब देश में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कर दी जाएं, और अगस्त 1990 में उन्होंने ये फैसला कर दिया। अगस्त 1990 में ये फैसला करने के बाद पूरे देश में आपको पता है कि सवर्णों में, फॉरवर्ड क्लास में किस तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ। और इसके बाद, उसी के बाद मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद देश में जातिवाद की जो शुरुआत हुई, और उसके बाद जनसंख्या के आधार पर और अगड़े पिछड़े के बीच में जो खाई पैदा हुई, इसके कई अर्थ निकले। पहली बात तो ये कि हजारों सालों से दबे कुचले लोग सरकारी नौकरी में आने का उनका रास्ता साफ हुआ। सामाजिक न्याय की बात तो कही जा रही थी, लेकिन कागज पर उसको उतारने का काम हुआ। एक वर्ग विशेष को बहुत फायदा हुआ, लेकिन उसके कई एस्पेक्ट ये भी है कि तब से समाज में जो दूरी है, जो जातिवाद है, जो गैप है, वो भी बहुत बढ़ गया। इसके कुछ और भी है। मंडल आयोग को लागू किया वीपी सिंह ने, लेकिन वो कभी नायक नहीं बन सके। आप कभी भी समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल या दूसरी पार्टियां जो मंडल आयोग के बाद इतनी बड़ी पार्टियां बनी, आपको कभी भी वीपी सिंह की जयंती मनाते कोई नहीं मिलेगा, वीपी सिंह की चर्चा करते कोई नहीं मिलेगा, सामाजिक न्याय का मसीहा कहते हुए कोई नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा उनकी इज्जत अंतिम समय तक किसी व्यक्ति ने की तो वो रामविलास पासवान थे, जबकि वो ओबीसी से नहीं आते थे, वो एससी कैटेगरी के आते थे, लेकिन वो ओबीसी में ना आने के बावजूद भी वो सबसे ज़्यादा विश्वनाथ प्रताप सिंह को मानते जानते रहे थे। तो वीपी सिंह को वो उन्होंने लागू तो कर दिया। उनके दिमाग में कई सारी चीज़ें थी। हालांकि अपने निधन के कुछ सालों पहले तक जब हम लोग उनसे मिलने जाते थे, तब वो ये बात कहते थे कि देश के मध्यम वर्ग के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया, ये मेरे टीस रहेगी। अगर मौका मिला होता तो मध्यम वर्ग के बारे में भी कहता। खैर, वो उनकी अपनी एक बात थी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मंडल आयोग भी एक बहुत बड़ा फैसला था। तो 3 फैसले, शाहबानो, अयोध्या में राजीव गांधी का ताला खुलवाना, अयोध्या में उनका शिलान्यास करवाना, इसके बाद से हिंदू धार्मिक भावनाओं का वेग
बढ़ना और शाहबानो केस से हिंदुओं के बीच में जो सरकार के प्रति और कांग्रेस पार्टी के प्रति एक प्रो मुस्लिम का एक नजरिया बना था वो, और हिंदुओं को दबाने की उसको बहुत हद तक राजीव गांधी ने कोशिश की थी। मैंने आपको बताया सारे बड़े काम उन्होंने किए थे, और कांग्रेस पार्टी के इस ढुलमुल रवैये से कि आखिर वो क्या चाहती है, और संतों के आक्रामक होने की वजह से बीजेपी को यह मौका मिल गया। और बीजेपी भी मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू होने के बाद, अगस्त में ये जब सिफारिशें लागू हुई, तो अब उसके बाद बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बीजेपी में भी बहुत सारे लोग बहुत सहज नहीं थे, बहुत असहज थे, और आरएसएस में भी लोग असहज थे। उसका कारण साफ था कि अगर हिंदू समाज जातियों में बढ़ जाएगा और इस तरह से जाति अलग अलग जातियों में बटेगा, तो फिर वो हिंदुत्व का जो सीमेंट है उसको इकट्ठा करने में बहुत मुश्किल आएगी। वो बाद के समय में ये साबित भी हुआ कि मंडल आयोग ने वो हिंदुत्व की राजनीति को बहुत प्रभावित किया, और इन कम से कम उत्तर भारत के कई राज्यों में मंडल आयोग या मंडल के बाद की या पिछड़ों की राजनीति करने वाले नेताओं ने बीजेपी या आरएसएस को उस तरह से मजबूत होने में बहुत रोकने का काम किया। तो सवाल ये उठता है कि फिर अगस्त में मंडल आयोग की 1990 में रिपोर्ट पेश हुई और फैसला हुआ कि लागू किया जाएगा सरकारी नौकरियों में 27% पिछड़ों के लिए आरक्षण। तो एक दबाव तो बीजेपी के ऊपर ये था, संघ के ऊपर ये था, और दूसरा ये था कि 30 अक्टूबर को कार सेवा का समय निर्धारित कर दिया गया था। बीजेपी ने 1989 एक साल पहले अपने सम्मेलन में ये तय कर लिया था कि राम मंदिर को फैसला देना है। तो सितंबर के पहले हफ्ते की बात है, लालकृष्ण आडवाणी उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वो अपने पंडारा पार्क के सरकारी आवास में अपनी पत्नी कमला आडवाणी के साथ बैठे हुए थे, और इसी बीच प्रमोद महाजन आए। देश में अयोध्या आंदोलन अब सबकी जुबान पर आ चुका था। 30 तारीख की कार सेवा, 30 अक्टूबर की कार सेवा का दिन नज़दीक आ रहा था। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और इस वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। उनको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त था। अगस्त के महीने में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद बीजेपी और संघ में बहुत सारे लोग असहज स्थिति में थे, इसके दुष्परिणामों को लेकर चिंतित थे। दूसरी तरफ अयोध्या का मामला चल रहा था। आडवाणी से जब प्रमोद महाजन मिलने पहुंचे, उन्होंने कहा कि उन्हें लगा कि अयोध्या पर ही चिंतन हो रहा है। तो उसके बाद आडवाणी जी ने कहा कि मैं सोमनाथ से अयोध्या तक की पदयात्रा करना चाहता हूं। सोमनाथ मंदिर के बारे में आपको पता ही है, गजनी का आक्रमण इतनी बार लूटा गया और फिर से खड़ा हुआ। तो एक वो राष्ट्रीयता का, हिंदू आस्था का, और जिस तरह से आज़ादी के बाद उसका पुनरुद्धार किया गया, तो एक प्रतीक के तौर पर सोमनाथ से वो यात्रा शुरू करना चाहते थे, अयोध्या तक आना चाहते थे। उन्होंने कहा पदयात्रा में शुरू करता हूं। इसके लिए 25 सितंबर को दीनदयाल जी की जो जयंती है, या तो 25 सितंबर से शुरू करूं या 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस से शुरू करूं, तो 30 अक्टूबर तक अयोध्या पहुंचा जाए। इस तरह का उन्होंने मैप बनाया। आपको मालूम है कि प्रमोद महाजन इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत आडवाणी जी से कहा कि अगर आप पदयात्रा करेंगे तो आप गुजरात से निकलेंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्सों से होते हुए और उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा करके आप सिर्फ 3-4 राज्यों तक जा पाएंगे, गुजर पाएंगे, और इससे मुझे लगता है कि मकसद पूरा नहीं होगा। तो आडवाणी जी ने कहा कि मैं कार से तो यात्रा नहीं करना चाहता, और जीप। तो तुरंत से वहीं 2 लोगों के बीच में ये बातचीत हो रही है। तो प्रमोद महाजन ने तुरंत कहा कि आप रथ यात्रा कीजिए, आखिर राम ही के लिए तो कर रहे हैं, तो राम की रथ यात्रा कीजिए, और इसका नाम राम रथ यात्रा रखते हैं। आडवाणी जी को ये नाम तो बहुत पसंद आया। उन्होंने इसके लिए करेंगे क्या? उन्होंने कहा मैं मिनी ट्रक, आप केवल यात्रा कब से शुरू करना चाहते हैं ये बताइए, सारा प्रबंध, सारा इंतजाम, सारा लॉजिस्टिक मैं उसके लिए तैयार करता हूं। आडवाणी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्हें इस बात की शंका थी कि इतने कम समय में, अभी 10-20 दिन बचे हुए हैं, इतने कम समय में इतनी बड़ी यात्रा का इंतजाम कैसे होगा, कैसे सारी चीज़ों का होगा।
प्रमोद महाजन ने कहा कि आप वो मुझ पर छोड़ दें, आप सिर्फ दिन तय करें कि दीनदयाल जी की जयंती से शुरू करेंगे कि 2 अक्टूबर से शुरू करेंगे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के महासचिवों की बैठक बुलाई गई और जैसे ही ये प्रस्ताव वहाँ दिया गया कि कार सेवा तक वहाँ पर आडवाणी जी पहुँचे, सब ने इस आइडिया को हाथों हाथ लिया और उसी समय ये तय हुआ कि एक रथ बनेगा और उस रथ पर भगवान श्री राम की फोटो पीछे होगी और एक मिनी ट्रक पर होगा। आडवाणी जी रथ के जरिए अयोध्या की तरफ कूच करेंगे और इससे उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम के जितने राज्य कवर हो सकते होंगे किए जाएंगे और इसके जरिए से अयोध्या के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना योगदान करेगी। और इसके बाद आडवाणी जी तैयार हुए, यात्रा शुरू हुई। जब वो यात्रा गुजरात से गुजर रही थी तो उसे शुरुआती दिनों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, समर्थन देखने को मिला। इसके बाद आडवाणी जी से प्रमोद महाजन ने कहा कि ये तो स्वभावतः गुजरात के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के लिए है, जो उत्साह आपको यहाँ देखने को मिल रहा है शायद महाराष्ट्र में घुसने पर थोड़ा कम हो जाए और बाकी राज्यों में वैसा न दिखाई दे। लेकिन प्रमोद महाजन की आशा और उम्मीदों के खिलाफ या विपरीत जैसे जैसे रथ यात्रा बढ़ती गई वैसे वैसे उसका उन्माद कह लीजिए, उसका उत्साह कह लीजिए, वो बढ़ता चला गया। हालांकि उस यात्रा में देश के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का बहुत जगह काम किया, बहुत जगह धार्मिक दंगे भी हुए, बहुत जगह सामाजिक जो सोशल हार्मोनी है वो भी बिगड़ने का काम हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काम हुआ। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत स्थिति में पेश करती चली गई और वो लगातार उसका ग्राफ बढ़ता गया। और जब आडवाणी जी को दूसरी तरफ, एक तरफ वीपी सिंह ने उस यात्रा को रोकने के लिए कोई काम नहीं किया। आडवाणी जी उसी साल अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में दिवाली पड़ती थी तो 2-3 दिन का रथ यात्रा में ब्रेक था। आडवाणी जी यहाँ आए हुए थे दिल्ली में अपने सरकारी निवास पर। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि अभी आप कोलकाता जाकर के धनबाद से रथ यात्रा शुरू करना चाहते हैं, 1-2 दिन रुकिए, कोई रास्ता निकला। उधर लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव लगातार ये बात कह रहे थे। लालू यादव भी ये कह रहे थे कि वो अपने स्टेट में हालात खराब नहीं होने देंगे, अगर वो आते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वैसा हुआ भी, लालू यादव ने गिरफ्तार किया। अब दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव के पास चिंता की बात थी, वो मुख्यमंत्री थे। 30 अक्टूबर का मामला तय था और कि 30 अक्टूबर को कार सेवा होगी। मुलायम सिंह के चूंकि वो जैसा मैंने आपको बताया, मंडल आयोग के सिफारिशें लागू होने के बाद सबसे ज़्यादा फायदा उन नेताओं को हुआ जो जेपी आंदोलन या समाजवादी पृष्ठभूमि की राजनीति करते कांग्रेस के खिलाफ लंबे समय तक आ रहे थे। जातिवाद के विरोध में, समाजवाद के चिंतन में जो नेता 70-80 के दशक से राजनीति करते हुए समाजवादी पृष्ठभूमि के आ रहे थे, उन्हीं नेताओं को मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद सबसे ज्यादा राजनीतिक फायदा हुआ। लेकिन उन नेताओं ने अपने परिवार और अपने जाति इनमें ज्यादा फंस कर रह गए। उन्होंने सफलता तो बहुत हासिल की, लेकिन उनके ऊपर आरोप है कि परिवार और जाति से ऊपर आगे नहीं बढ़े। उसका भी फायदा 20-25 साल के बाद फिर बीजेपी ने लिया, जब अदर बैकवर्ड क्लासेस को आज की तारीख में वो अपनी तरफ कर रही है। तो कुल मिलाकर के आडवाणी जी को जब गिरफ्तार किया गया, बीजेपी ने पहले से कहा था, तो 2 कारण हुए थे। एक तो मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई थी, दूसरी तरफ अयोध्या का मामला था। जैसे ही आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने आर वेंकटरमन को अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में जाके समर्थन वापसी का पत्र दे दिया। वीपी सिंह की सरकार उसके कुछ दिनों के बाद गिर गई। चंद्रशेखर जी से भी उनका मामला आप जानते ही हैं, विवाद हो गया, वो अलग हो गए और वीपी सिंह की सरकार गिर गई। और इसके बाद जो इलेक्शन हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी और बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई और देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी बनने में कामयाब हुई। तो इस तरह से उसका ग्राफ बढ़ा और फिर वो चलते चलते अयोध्या आंदोलन ने उसे वहां तक पहुंचाया। फिर बाद में अयोध्या और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पूरक बन गए और आज अयोध्या का
वो जो 1989 के पालमपुर अधिवेशन में आडवाणी जी ने फैसला किया था, आज वो 34 साल 35 साल के बाद बीजेपी उसके प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अपनी पूरी ताकत लगा रही है। और आज समय का कालचक्र देखिए, जब अयोध्या में ताला खुला, जब अयोध्या में शिलान्यास हुआ, तब केंद्र में और राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस इस मुद्दे पर आगे बढ़ती चली जा रही थी। आज वहीं पर भव्य राम मंदिर बन रहा है, राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो केंद्र में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार है, और कांग्रेसी नेता ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में जाए तो जाए कौन, और न जाए तो फिर उसका अंजाम क्या होगा। तो यही कालचक्र है राजनीति का, इतिहास का। आज बस इतना ही, नमस्कार।